हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद यशवीर सर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा ही रहे हैं और इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अब लगातार व्यूज़ वगैरह भले से अभी व्यूज़ कम है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी मुझे भरोसा है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। बशर्ते कि आप लोगों का सहयोग लगातार निरंतर मेरे साथ बना रहे तो हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि लास्ट टॉपिक में या लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि प्लासी का युद्ध हो चुका था। प्लासी युद्ध की संभावना, वहाँ पर युद्ध समाप्त होने के बाद सिराजुद्दौला को मारा जा चुका था। ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है, अब उससे नेक्स्ट आगे हमें पढ़ना है। आज मीर जाफ़र को स्टार्ट करना है। मीर जाफ़र मीर जाफ़र जो कार्यकाल था बच्चों 1757 से 1760 था। ठीक है, तो यहाँ इसको आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो थोड़ा बैक से लेते हैं कहानी को। तो जैसे कि एक षड्यंत्र रचा गया था और उस षड्यंत्र में ये निश्चित हो गया था कि एक युद्ध होगा, जो युद्ध प्लासी का हुआ था, और इस युद्ध के पश्चात जो बंगाल का नवाब बनेगा मीर जाफ़र बनेगा। और हुआ भी आखिर वही। प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय हुई और सिराज मारा गया। और जिस चीज़ का क्लियर होना था वो वही हुआ, और वो ये हुआ कि 29 जून 1757 को बंगाल का नवाब कौन बना बच्चों? मीर जाफ़र बना। 29 जून 1757 को बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बना दिया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? आप जानते हो, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बनाया गया था इसको, बंगाल का नवाब। और जब ये नवाब बना तो ये घटना क्या कहलाई? प्रथम क्रांति कहलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल का नवाब ये बन गया। क्लियर। अब जो कुछ वादे हुए थे कि जब बंगाल का नवाब क्लाइव के द्वारा इसको बना दिया जाएगा तो ये कुछ उपहार स्वरूप या कुछ चीज़ें ऐसी है ना, क्षेत्र विशेष वगैरह किसको प्रदान करेगा? कंपनी को। तो फिर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र, क्या क्या उपहार स्वरूप दिया था इसने कंपनी को, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको स्टार्ट मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र के द्वारा बहुत सारे उपहार वगैरह दिए गए थे, कुछ क्षेत्र प्रदान किए गए थे किसको? ब्रिटिश कंपनी को। तो उनको देखते हैं क्या था। चलो, तो बच्चा जब ये मीर जाफ़र नवाब बना, इसने एक क्षेत्र है 24 परगना का क्षेत्र। 24 परगना का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को स्थायी रूप से दे दिया गया। अगर मैं बात करूं 24 परगना वर्तमान में कहां पर है, तो बच्चा वर्तमान में ये आपका वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल में यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आपका उत्तरी 24 परगना और एक आपका दक्षिणी 24 परगना। इन दोनों को मिला करके उस समय का 24 परगना क्षेत्र हुआ करता था। तो ये वाला 24 परगना वाला क्षेत्र पूरा था, ये किसको दे दिया गया? ब्रिटिश कंपनी को मिल गया। वर्तमान में यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट हैं। क्लियर। दो क्षेत्र और थे, एक था आपका ये बर्दवान और एक नदिया। एक था बच्चा आपका बर्दवान प्लस नदिया। ये दोनों क्षेत्र ही है ना, मीर जाफ़र ने, बर्दवान ये रहा, ये यहाँ बर्दवान है और ये क्या आपका नदिया है। बर्दवान और नदिया दोनों ही क्षेत्र मीर जाफ़र ने ब्रिटिश कंपनी को 2 साल के लिए दिए। ये परमानेंट नहीं दिए, केवल 2 वर्ष के लिए दिए। 2 वर्ष के पश्चात ये किसके पास वापस आ गए? मीर जाफ़र के पास। क्लियर। तीसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इसने क्या करा? इसने 2,34,000 पाउंड की धनराशि जो थी, धनराशि क्लाइव को प्रदान की। ठीक है, तो एक बड़ी धनराशि किसको दे दी इसने? क्लाइव को। ठीक है, जिससे कि एक बड़ी धनराशि जाने के पश्चात क्लाइव को काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत हुई। आगे बात करें तो ठीक है, आगे इसने क्या करा बच्चा? जितने भी ये पूरा बंगाल था, जितना भी बंगाल था उस समय का, बंगाल में जो भी फ्रांसीसी बस्तियां थी, सभी फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी गई। तो लिख देंगे यहाँ पर सभी फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दी गई। ठीक है, तो ये प्रमुख चीज़ें थी जो इसने प्रदान की थी अंग्रेजों को। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है 24 परगना वाला क्षेत्र। ठीक है, और इसके साथ साथ चलो एक दो और बता देता हूँ। इसके साथ साथ इसने क्या करा था कि प्रति माह 1 लाख रुपया
ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को युद्ध हेतु देगा। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश कंपनी के जो भी युद्ध चल रहे हैं या भविष्य में मीर जाफर के नवाब रहते समय ब्रिटिश कंपनी जहाँ कहीं भी युद्ध करेगी उसके लिए 1 लाख रुपए प्रति माह बंगाल का नवाब यानी कि मीर जाफर ब्रिटिश कंपनी को देगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रदान करने के बाद मीर जाफर ने अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, मीर जाफर का शासनकाल धीरे धीरे बढ़ता रहा। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि ये मीर जाफर जो था वो वास्तविक रूप से खुल करके अपना शासन नहीं कर पा रहा था, अर्थात अंग्रेज़ों का इस पर अत्यधिक क्या था, दबाव रहता था। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो रेवेन्यू क्षेत्र हो, चाहे न्याय क्षेत्र हो, हर तरीके से इसको दबाया जा रहा था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा असमर्थ था अपने प्रशासन को सही तरीके से कर पाने में। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था बच्चा कि एक व्यक्ति का नाम दिया था राम नारायण, का संबंध किससे है? तो मैं आपको 3 अधिकारी बता रहा हूँ उसके समय के, मीर जाफर के समय के, जिनके चलते क्या हुआ था, इसकी मीर जाफर की असमर्थता को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजों कितने दबाव में रहता था। तो एक था बच्चा राम नारायण, ठीक है। एक था आपका राजा राम सिंह, और एक था आपका युगल सिंह, ठीक है। जो राम नारायण था बच्चा, ये था आपका बिहार का उप सूबेदार था, बिहार में था। और राजा राम सिंह जो था ये था आपका ओडिशा में, और ये था युगल सिंह जो था बच्चा, ये था पूर्णिया में। पूर्णिया आप जानते हो कहाँ पर? पूर्णिया यहाँ बिहार में, यहाँ पर क्या बच्चा? पूर्णिया, ठीक है, यहाँ पर पूर्णिया है। तो हुआ क्या था, ये तीनों जो थे, तीनों को ही आश्रय प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, किसका? क्लाइव का, यानी कि अंग्रेजों का। लेकिन विशेष रूप से जो कृपा पात्र था वो था राम नारायण। और ये तीनों ही अधिकारी जो भी राजा संबंधी लेखे जोखे होते थे, या राजा संबंधी जो भी आपके रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा सही तरीके से मीर जाफर तक नहीं पहुंचा रहे थे। एक प्रकार से कहा जाए तो ये लगातार घोटाले कर रहे थे राजा संबंधी प्रशासन में, ठीक है। तो इस बात को लेकर के इनसे मीर जाफर बहुत ज़्यादा नाराज़ था और इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। लेकिन क्लाइव के और वॉटसन के दबाव के चलते मीर जाफर इतना असमर्थ हो गया कि इन तीनों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। तो ये चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, ये तीनों कंडीशन प्रदर्शित करती है कि क्लाइव के अंडर में कितना दबाव में महसूस हुआ था अपने आप को मीर जाफर। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, मीर जाफर क्या होता है आपका, इन सब के दबाव के चलते शासन तो कर रहा था, लेकिन अपने आप में इसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना घुटन सी महसूस, वो चीज़ें इसके साथ 100% हो रही थी और वो चल भी रही थी। इसी दौरान क्या हुआ, 25 फरवरी 1760 को 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया, ठीक है। तो 25 फरवरी को 1760 को इंग्लैंड के कौन वापस चले, क्लाइव वापस चला गया। और जैसे ही क्लाइव वापस गया तो इसके पश्चात जो अस्थायी टेम्परेरी गवर्नर बना बंगाल का, वो बना हॉलवेल, ठीक है। हॉलवेल टेम्परेरी गवर्नर बना था, कोई स्थायी नहीं था। हॉलवेल इस बात को लेकर के उत्तेजित था, काफ़ी महत्वाकांक्षी इन चीज़ों को लेकर के था। वो अधिक से अधिक आर्थिक चीज़ें चाह रही है, आर्थिक सहयोग चाह रहा था बंगाल के नवाब से, लेकिन वो उतना नहीं कर पा रहा था। तो हॉलवेल ने मीर जाफर पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप ये लगाया कि मीर जाफर जो डच लोग हैं, डच लोगों के साथ मिल करके ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। पहला आरोप तो ये लगाया। दूसरा उसने आरोप ये लगाया हॉलवेल ने कि जो मुगल सम्राट है, मुगल शहजादा कौन था? अली गौहर। मुगल शहजादा कौन है? अली गौहर। कि जो मुगल शहजादा अली गौहर है, आगे चल के अली गौहर ही बच्चा शाह आलम सेकंड के नाम से मुगल सम्राट बना था। और ये 1759 to 1806
मुगल सम्राट रहा था। इसके विषय में डिस्कस करेंगे अभी, जो बक्सर के इसको पढ़ेंगे अभी तब बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी बात समझना, पहला आरोप हालवल ने यह लगाया कि डचों के साथ मिलकर के मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। दूसरा आरोप यह लगाया कि मुगल शहजादा अली गौहर के साथ मिलकर के वह यानी कि मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इन दो आरोपों को लगाया गया। ये इसको हटाना चाहता था लेकिन हटा नहीं पाया था। इसके पश्चात जो आप इसके बाद आया वो आया इसके पश्चात क्या हुआ, हॉलवेल आपका अस्थायी था, हॉलवेल की वापसी हो गई, ठीक है। इसके पश्चात बच्चा बंगाल का गवर्नर बना बेंसीटाट। बेंसीटाट ये बना बंगाल का गवर्नर और ये बना बच्चा 1 जुलाई 1760 को बंगाल का गवर्नर बना, ठीक है। इसने क्या करा, जब बंगाल का गवर्नर बना तो ये कहीं से कहीं तक भी इस पक्ष में नहीं था कि अब मीर जाफर को लगातार बंगाल के नवाब के पद पर रखा जाए, क्योंकि आर्थिक ज़रूरतें ब्रिटिश कंपनी की बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये दो आरोप जो लगाए गए थे हॉलवेल द्वारा ये बिल्कुल निराधार थे, इनका कोई आधार नहीं था, सरासर झूठ थे। लेकिन जब बेंसीटाट बना तो इसने क्या करा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बेंसीटाट ने आके क्या करा कि सितंबर 1760 में 1760 में 1760 में सितंबर 1760 में बेंसीटाट ने आकर के मीर जाफर को पद से हटा दिया, ठीक है। अब हटाएगा कैसे, मैं आपको वहाँ ले जाने से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ कि वास्तव में हटाया क्यों गया। तो देखो इसको रफ करें, समझाता हूँ क्यों हटाया गया। तो जो दो आरोप लगाए थे अली गौहर वाला और दूसरा क्या कहते हैं आपका अली गौहर का और हॉलवेल जो लगाया था अली गौहर वाला और डचो वाला, वो इतने मजबूत नहीं थे। तो एक वास्तविक कारण क्या था क्यों बेंसीटाट ने इसको हटाया था, तो मैं वास्तविक कारण आपको बताऊं। उसका वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक कारण ये था कि ब्रिटिश कंपनी की लगातार महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। पहले ब्रिटिश कंपनी केवल और केवल सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन जब उसने भारत में देखा कि सब लोग आपस में फूट पड़ी हुई है, राजा महाराजा सब आपस में लड़ते रहते हैं, क्षेत्र विशेष के लिए क्षेत्रवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो उन लोगों ने क्या करा, राजनीति करनी शुरू कर दी और विजय अभियान करे। और जैसे बर्दवान वगैरह आपका या 24 परगना क्षेत्र इनकी जमींदारी मिलने लगी। तो जब ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाविधियों में संलग्न हो गई तो सीधी सी बात है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेना चाहिए, और सेना भी एक बड़ी सेना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी वगैरह से कर्नाटक की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो सब द्वितीय तक हो चुका था। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और लगातार ब्रिटिश कंपनी की सेना बढ़ती जा रही थी। और जब इतनी सेना बढ़ती जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं 100% किसकी आवश्यकता होगी, आपकी आर्थिक ज़रूरतें उसकी ज़्यादा होंगी, उसको धन ज़्यादा चाहिएगा। तो मीर जाफर जितनी ब्रिटिश कंपनी को आवश्यकता थी धन की, वो उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा था। इस कारण वो उससे खुश नहीं थे अंग्रेज और उसको पद से हटाना चाहते थे। तो वास्तविक कारण तो यही था। तो अब हुआ क्या, अब बेंसीटाट आया, उसको हटाने की सितंबर में हटा देता, लेकिन हटाने की प्रक्रिया कैसे उसने करा था वो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या, बेंसीटाट के साथ एक व्यक्ति था, बेंसीटाट से व्यक्ति था, उसका नाम था कर्नल कैलॉड। कर्नल कैलॉड ये जो था बच्चा बेंसीटाट का सहयोगी था। बेंसीटाट के साथ कर्नल कैलॉड नामक व्यक्ति था। इस कर्नल कैलॉड ने बेंसीटाट को सलाह दी कि ऐसा करो कि ये दो क्षेत्र जो हैं बर्दवान और आपका दूसरा कौन सा है आपका ये आपका ये रहा नदिया, ठीक है, बर्दवान और नदिया, अगर ये दोनों क्षेत्र मीर जाफर हमें दे दे, अंग्रेजों को दे दे, तो इससे 50 लाख लगभग हमें वार्षिक आय होगी। और 50 लाख वार्षिक आय होने से हमारे जितने भी खर्चे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ये बात मीर जाफर को बताई, मीर जाफर ने इन दोनों की बातों का इग्नोर कर दिया। तो फिर अब बेंसीटाट तलाश में था कोई उसे एक ऐसा विकल्प मिल जाए जो अंग्रेजों की कठपुतली बने और अधिक से अधिक उन्हें धन की आपूर्ति करे। तो इन लोगों ने मुलाकात करी मीर कासिम से। मीर कासिम कौन था, तो मैं हेडिंग यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, मीर कासिम, फिर समझाता हूँ, ठीक है। कर्नल कैलॉड और बेंसीटाट दोनों किससे मुलाकात करते हैं बच्चा, तो ये मुलाकात करते हैं अब किससे, आपके मीर कासिम से। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763, ठीक है। तो इन्होंने मुलाकात करी मीर कासिम से जाकर के, मीर कासिम को पूरी कहानी समझाई। मीर कासिम एकदम बिल्कुल तैयार हो गया, एकदम एग्री हो गया,
क्योंकि मीर कासिम भी एक तलाश में था बंगाल का नवाब बनने के लिए, और उसे मौका जैसे ही मिला उसने बिल्कुल भी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। मीर कासिम तुरंत एग्री हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ शर्तें थी यहाँ पर। जो मीर कासिम जब नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने उसके साथ कुछ शर्तें रखी, तो मैं बताना चाह रहा हूँ वो शर्तें कौन कौन सी थी जिन शर्तों पर वो एग्री हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला एक शब्द आता है BMC, आप भी इसको याद कर लेना, याद हो जाएगा। ये 3 क्षेत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नवाब बनने से पहले कुछ एग्रीमेंट हुआ था बैंसीटाट के और मीर कासिम के बीच में। तो B फॉर है बच्चा बर्धमान, ये रहा आपका बर्धमान, बर्धमान। M फॉर है बच्चा मिदनापुर, और C फॉर है बच्चा चटगांव। चटगांव कहाँ है? चटगांव आपको बांग्लादेश में मिलेगा, ठीक है। तो आप बांग्लादेश में देखोगे मैप में तो आपको वह चटगांव मिल जाएगा। तो 3 क्षेत्र बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव देने का वादा करा किसने कि जैसे ही नवाब बनेगा इन तीनों क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। दूसरा ये कि सिलहट एक क्षेत्र है, सिलहट, सिलहट के चूना व्यापार में 50% भागीदारी अंग्रेजों को दे दी गई, ठीक है। तो सिलहट का जो चूना व्यापार होता था उसके चूने के व्यापार में 50% किसकी भागीदारी हो गई? अंग्रेजों की भागीदारी हो गई। तो एक बात आती है कि आखिर ये सिलहट कहाँ पर है? तो सिलहट जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो पूर्वी वाला भाग है वहाँ पर आपको सिलहट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको सिलहट बांग्लादेश के मैप में आराम से मिल जाएगा, वरना यहाँ हो नहीं पाएगा, वरना दिखा देता, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सिलहट BMC दिया, यानी कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव दिया, साथ में सिलहट दिया, ठीक है। अब आगे बात करें और इसने क्या प्रदान करा, तो देखो आपका बर्धमान ये हुआ, ठीक है, मिदनापुर ये हुआ, चटगांव आपको अलग मिलेगा, एटलस में मिल जाएगा, बांग्लादेश में मिल जाएगा ना से, ठीक है। सिलहट आपको मिल जाएगा। तीसरा इसने ये करा कि 50 लाख रुपए देने का वादा किया, ठीक है। इसने क्या करा? ब्रिटिश कंपनी को 50 लाख रुपए देने का वादा किया। तीसरा इसने ये करा कि दक्षिण के जो अभियान होंगे कंपनी के, दक्षिण अभियान के लिए कंपनी को 5 लाख रुपए अलग से देगा। तो इन सब बातों के साथ में अंग्रेज एग्री हो गए इसके लिए नवाब बनाने के लिए, ठीक है। अब सब क्या हुआ? अब बैंसीटाट और कर्नल कैलॉड, ठीक है, मीर कासिम को साथ लेकर के मुर्शिदाबाद जा पहुँचे। किसके महल पर पहुँचे? मीर जाफ़र के। रात में पहुँचे, वहाँ जा करके उसका दरवाज़ा खटखटाया। मीर जाफ़र समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जब उसने अंग्रेजों ने उसको कहानी पूरी बताई कि भाई ऐसे ऐसे तेरे को हटा रहे हैं और इसको नवाब बनाना है, तो वो तुरंत एग्री हो गया, बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नवाब बनाओ, मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नवाब बना दिया जाता है और उसको 15,000 रुपये प्रति माह दे करके मीर जाफ़र को पेंशन के रूप में उसको कलकत्ता रहने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से नियुक्ति हो गई किसकी? मीर कासिम की। वो बंगाल का नवाब बन गया और साथ में अंग्रेजों को कुछ बेनिफिट भी मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ें, चलो तो आगे देखते हैं। अब देखो हुआ क्या। अब नवाब बन गया तो ठीक है, अब अपना शासन करने लगा। अब जब ये रेगुलर शासन करने लगा तो इसको दिक्कतें कहाँ आती हैं, ठीक है, चलो इनको समझते हैं। तो दिक्कतों से पहले इसके कुछ सुधार थे, है ना, मीर कासिम के। इसने कुछ सुधारात्मक कार्य को, सुधार को समझना जरूरी है, और ये सुधार से इसकी कहानी समझ में आएगी आपको। सुधार किए थे इसने कुछ, इसने सुधार किए थे 2। एक तो इसने बच्चा सुधार किए थे आपके सैनिक सुधार, और एक करे थे इसने राजस्व संबंधी सुधार, राजस्व सुधार, ठीक है। तो 2 सुधार थे इसके, एक सैनिक सुधार थे और दूसरा कौन था इसका राजस्व सुधार था। तो पहले मैं सैनिक की बात करूं, ठीक है, इसको रफ करते हैं, नीचे वाले को इसको ले लेते हैं। सैनिक सुधार इसके सामान्यतः 3 प्रमुख सुधार थे इसके। इसने एक व्यक्ति था गुरगिन खान जो था, ये रहने वाला कहाँ तक देश है? आर्मीनिया या आर्मेनिया मिलता है, आर्मेनिया या आर्मीनिया। कहाँ पर है देश? तो ये पश्चिमी एशिया में है, तुर्की के और अजरबैजान देश के पास में आपको एटलस में मिल जाएगा आसानी से, आर्मेनिया, ठीक है। तो गुरगिन खान के नेतृत्व में इसने अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलाई, ठीक है। तो इसकी सेना ने ट्रेनिंग ली थी, किससे ली थी? आर्मेनियाई व्यक्ति गुरगिन खान से ली थी। दूसरे व्यक्ति था समरू, इसका नाम था समरू, या इसका दूसरा नाम मिलता है एक
वाल्टर रीनहार्ड। वाल्टर रीनहार्ड, तो समरू या वाल्टर रीनहार्ड ये जो था बच्चा ये जर्मनी का रहने वाला था। समरू या वाल्टर रीनहार्ड जर्मनी का रहने वाला था। इसने इसको अपनी सेना का सेनापति बनाया। क्लियर। तो दो अधिकारी, एक गुरगिन खान और एक समरू या वाल्टर रीनहार्ड। अक्सर जो एग्जाम में आता है समरू पूछता है कि समरू कौन था। ठीक है, तो ये सेनापति, इसके ट्रेनिंग कराई इससे। और तीसरा इसने एक काम करता मुंगेर। मुंगेर यहाँ पर है, ये रहा मुंगेर। ठीक है, बिहार में है मुंगेर। इसने मुंगेर में क्या करा, तोपखाना या तोप निर्माण का और बंदूक निर्माण का एक कारखाना स्थापित किया था। बंदूक निर्माण और तोपखाना। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि आपका मीर कासिम ने कहाँ पर बंदूक निर्माण का और आपके तोप का निर्माण के कारखाना स्थापित किया था, मुंगेर में किया था। क्लियर। तो ये हुए इसके सैन्य सुधार। 3 कार्य इसके प्रमुख थे जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं इसके राजस्व सुधार की। इसने राजस्व सुधार कौन कौन से करे थे, तो देखो इस बात का राजस्व सुधार, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण हैं। बाकी चीज़ें मैं इसके बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा अभी। एक इसने क्या करा, जो भी पहले से कर चले आ रहे थे उनका 3/32 भाग अतिरिक्त उपकर के रूप में वसूलना प्रारंभ कर दिया। सब टैक्स, उपकर के रूप में इसने क्या करा, वसूलना प्रारंभ करा। और दूसरा इसने एक आपका टैक्स और होता था, उसका नाम पर लिख दे रहा हूँ, खिरजी जमा। ये क्या था, तो ये बच्चा पहले से चला आ रहा था। खिरजी जमा ऐसी बात नहीं, टैक्स पहले से ही था लेकिन इसको अधिकारी देते नहीं थे। खिरजी जमा ये था कि जो भी इसके अधिकारी वर्ग था प्रांतों में, सब प्रांतों में, तो वहाँ पर जो अधिकारी की बचत होती थी उससे ले जाने वाले टैक्स था खिरजी जमा। तो ये अधिकार नहीं देते थे, लेकिन इसने ये दोनों टैक्स ये भी वसूलना प्रारंभ कर दिया और ये भी वसूलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसके राजस्व संबंधी सुधार। तो फिर अब इसने क्या करा, बहुत सारे और भी छोटे मोटे कार्य करे थे। लेकिन हुआ क्या, ये भी एक समय ऐसा आया जब आखिरकार परेशान हो गया, किससे, अंग्रेजों से। जिस प्रकार से मीर जाफर परेशान था उसी प्रकार से मीर कासिम भी क्या हुआ, परेशान होने लगा। और ऐसे बहुत सारे कारण हो गए जिनके चलते क्या हुआ, मीर कासिम के और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ, विवाद हो गया। ठीक है, और इन्हीं विवादों के चलते मीर कासिम को बक्सर का युद्ध करना पड़ा था। तो मैं उन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, कैसे क्या कारण थे जिनके चलते मीर कासिम को विद्रोह करना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ और भागना पड़ा और बक्सर का युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो उनकी आधारशिला यहाँ से लेकर चलते हैं, ऐसे क्या कारण थे। तो मीर कासिम में ही हम पढ़ने जा रहे हैं अब अंग्रेजों तथा, ठीक है, अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य विवाद के कारण। ठीक है, इन सब कारणों को डिस्कस करते हैं। कुछ कारण मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएंगे, कारण समझ लेना, बहुत प्यारे कारण है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक अधिकारी अब आपको बताया था राम नारायण, बताया था अभी आपको राम नारायण ने इसके समय भी इसको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। मीर कासिम लगातार आपका जो भी राजस्व संबंधी लेखा जोखा होता था, जो भी रिकॉर्ड था उसको मांग रहा था, लेकिन राम नारायण बिल्कुल भी तैयार नहीं था उसको रिकॉर्ड देने के लिए। तो मीर कासिम ने क्या करा, जो बैंसी टाट था इस समय गवर्नर था, बैंसी टाट से राम नारायण के लिए कहा कि राम नारायण को मुझे सौंप दो। ठीक है, बैंसी टाट एग्री हो गया। बैंसी टाट ने राम नारायण को आपके क्या कहते हैं इसके लिए सौंप दिया मीर कासिम के लिए। इसने सबसे पहले राम नारायण को उसके पद से सस्पेंड किया और बाद में इसको मार दिया। क्लियर। तो जो अंग्रेजों का वफादार था, अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों के गुलाम था एक प्रकार से राम नारायण, उसको इसका मारा जाना तो अंग्रेजों को बुरा लगा। दूसरी बात बच्चा ये हुआ कि एक आप जानते हो दस्तक, जिसे हम कहते हैं फ्री पास। ठीक है, तो दस्तक या फ्री पास, इसको लेकर के विवाद हुआ। इसको लेकर के विवाद क्या हुआ तो मैं इसको समझाऊं। इसको लेकर विवाद ये हुआ कि पिछली वीडियो में बताया था, फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ कि दस्तक ये था कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने ही कंपनी के कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता था। ये दस्तक एक प्रकार से ब्रिटिश कंपनी का जो माल होता था वो विदाउट टैक्स के उस राज्य से यानी कि बंगाल से फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टैक्स के आयात निर्यात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, दस्तक का 2 तरीके से गलत यूज होने लगा। पहला ये
कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार के लिए, कंपनी के व्यापार के लिए नहीं, अपने निजी व्यापार के लिए, पर्सनली व्यापार के लिए इसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो जब कंपनी व्यापार कर रही है उसका फ्री ऑफ टैक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो अपना निजी व्यापार करने लगे तब दिक्कत आने लगी। मेरी बात समझना आप। तो निजी व्यापार करने लगे तो हानि राजस्व की किसको होने लगी, टैक्स की, रिवेन्यू कलेक्ट किसका कम हो गया, आपका नवाब का। नवाब विश्वास नाराज था। दूसरा हुआ क्या कि दस्तक जो था अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों ने जारी करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो कंपनी का व्यापार पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब दूसरा क्या हुआ बच्चा कि कंपनी के निजी तौर पर कर्मचारी व्यापार करने लगे, वहाँ से भी नुकसान हुआ। अब चोरी छुपे ये जो आपका दस्तक था, फ्री पास था, भारतीय व्यापारियों को मिलने लगा। तो भारतीय व्यापारियों से आने वाला राजस्व भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार से इसने क्या करा, विरोध करा। और विरोध ये करा कि इसने पूरे राज्य में सभी के लिए 2 साल के लिए फ्री ऑफ टैक्स कर दिया व्यापार। कोई कितना भी एक्सपोर्ट करो, कोई भी कितना भी इंपोर्ट करो, कोई किसी कुछ नहीं, 2 साल के लिए सब फ्री। मेरी बात समझ में आ गई? 1 मिनट रुको, थोड़ा है ना पानी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हुए 2 कारण दस्तक वाला। अब तीसरा कारण ये बच्चा ये था कि इसने यानी कि इसने मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। राजधानी परिवर्तित ये करी, इसकी राजधानी थी मुंगेर, इसकी राजधानी का थी मुंगेर, और मुंगेर से कहाँ लेकर के आया ये, इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले आया ये, मुंगेर। तो इस बात को लेकर के विवाद शुरू हो गया। ठीक है, तो राजधानी क्या करी इसने, राजधानी का परिवर्तन करा मुर्शिदाबाद से कहाँ को, मुंगेर के लिए। इस बात को लेकर के विवाद हुआ। अब एक बात आती है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो उसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी। तो बच्चा उसका कारण ये था कि मुर्शिदाबाद जो था यहाँ बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे जाते थे अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब के खिलाफ। दरबार का माहौल बहुत ही बेकार था, तो वो इन सब झंझटों से बचना चाह रहा था मीर कासिम, इसलिए अपनी राजधानी कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया, मुंगेर ले आया। तो ये बात भी नहीं बची थी। ठीक है, नेक्स्ट कारण की बात करते हैं। अगला कारण क्या था, अगला कारण ये था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी कारण है, पटना हत्याकांड। और यही कारण आगे चल के बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण आधार भी बना था। देखो हुआ क्या, पटना में यानी कि यहाँ पटना में जो ब्रिटिश कोठी थी उसका जो अंग्रेज अधिकारी उसका नाम था एलिस। अधिकारी कौन था उसका, एलिस था। एलिस ने बच्चा क्या करा कि जो पटना शहर था इस पर अटैक कर दिया। पटना शहर पे क्या करा, अटैक करा। और पटना शहर पे जब अटैक कर दिया तो इसने पूरे पटना को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और पटना को अधिकार लेने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इस बात की सूचना मिली किसको, और नवाब को। वो कहाँ था, मुंगेर में। वो सेना लेकर के कहाँ पहुँचा बच्चा, पटना पहुँचा। उसने क्या करा, ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया और एलिस को बंदी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझना मेरी बात को। एलिस को बंदी बनाया, एलिस को उसमें कारागार में डाल दिया। लेकिन जब आगे चल के विवाद बढ़ा अंग्रेज़ों से इसका क्या कहते हैं आपके मीर कासिम का, तो कुछ समय पश्चात समरू की सलाह पर जितने भी अंग्रेज बंदी बनाए गए थे माई एलिस के, सभी को इसने क्या करा था, मरवा दिया था। तो ये पटना हत्याकांड कहलाता है। क्लियर? तो ये सब कारण थे जिनके कारण मीर कासिम के और अंग्रेजों के मध्य क्या होता, विवाद उत्पन्न हो गया था। इसके अतिरिक्त मैं 2-4 बातें और समझा रहा हूँ कि आखिरकार मीर कासिम कितनी स्थितियों से, कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा था। इसके अलावा हुआ क्या था, इसके अलावा ये हुआ कि जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, तो वो क्या करते थे, जो निजामत अधिकार थे यानी कि न्याय वगैरह या आपका सुनवाई करना, ये सारे अधिकार नवाब के पास थे। लेकिन ब्रिटिश कर्मचारी अदालतें लगाते थे बंगाल के नवाब के क्षेत्र में आकर के, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था। उनका अधिकार परगना में था, बर्दवान मिला था, नदिया मिला था, यहाँ पर राजस्व कलेक्ट करना था। लेकिन वो क्या करते, बंगाल राज्य जो था बंगाल के नवाब के अधिकार में था, उस क्षेत्र में अपनी अदालतें लगानी प्रारंभ कर दी। और वो अदालतें जब लगाते थे तो जो पैसा देता था उसके पक्ष में निर्णय जाता था। तो इस प्रकार से
बहुत ज़्यादा कमाई करने लगे और जनता का शोषण होने लगा था। ठीक है, तो ये बात नागवार गुजरी किसको? सबसे ज़्यादा मीर कासिम को, कि आखिर मैं नवाब हूँ, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, जो राजस्व आना चाहिए था बंगाल के नवाब के पास अपने राज्य से, उतना वास्तव में नहीं आ पा रहा था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए था कि ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा धनराशि ज़बरदस्ती किसानों का शोषण करके और या व्यापारी का शोषण करके छीन लिया करते थे। कैसे? और इस संबंध में मीर कासिम ने पत्र भी लिखा था ब्रिटिश गवर्नर को। उसने लिखा था उसमें कि मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उसमें से 75 रुपये आपके कर्मचारी व जो हैं वो शोषण करके किसानों का, अधिकारियों का या जो भी है व्यापारी का, उन सबसे छीन कर ले जाते हैं और मुझे केवल 100 में से 25 रुपये ही मिल पाते हैं, और फिर ऊपर से आपकी ज़रूरतें होती है तो मैं कहाँ तक उनकी पूर्ति करूँ। इन सब बातों को लेकर के भी विवाद था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इन सब कारणों के चलते स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी मीर कासिम की, और मीर कासिम इन सब से इतना परेशान हो गया था कि वो सही तरीके से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, और लोग उसके दरबार में उसका उपहास करा करते थे, उसकी मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे इससे कुछ नहीं हो पाएगा। बड़ा ही उसका स्थिति डामाडोल हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इन सब परिस्थितियों में फिर फाइनली उसने क्या करा? निर्णय लिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। बोला अब कोई समाधान नहीं है, अंग्रेज सुधरने वाले नहीं है, वो मानेंगे नहीं, उनकी ज़रूरतें इतनी हो गई हैं आर्थिक, और वो इतना सपोर्ट कर नहीं पा रहा था मीर कासिम। ठीक है, तो फाइनली उसने निर्णय लिया कि अब तो युद्ध होना ही होना है और इनसे लड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो कांड था पटना हत्याकांड, उस समय तो सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब फाइनली युद्ध वाली बात आई तो समरू के कहने पर उसने पटना में लगभग कहा जाता है 148 अंग्रेज तो उनको बंदी बनाया गया था, उसने लगभग 148 लोगों को, सबको, जिंदों को मरवा दिया और सब मारे गए। इस बात से अंग्रेज क्या हो गए? भड़क गए और इनको तुरंत उसने अटैक कर दिया अंग्रेजों ने। किस पर? मीर कासिम पर। और मीर कासिम यहाँ से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, और छोटी मोटी झड़पें हुई थी, जैसे कि एक होता है आपका, उसमें प्रमुख है एक झड़प उसकी, उदय नाला का युद्ध। उदय नाला का युद्ध, तो बच्चा ये युद्ध 1763 में ही हुआ था और इस उदय नाला के युद्ध में पराजित हुआ मीर कासिम, और पराजित होने के पश्चात बंगाल छोड़ करके कहाँ आ गया? अवध आ गया। ठीक है, कहाँ चला आया? अवध आया। और अवध आप कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूँ अवध कहाँ पर है। अवध वर्तमान का ऐसा समझ लो आप वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या वाला क्षेत्र है, वो सब आपका उस समय अवध राज्य हुआ करता था। मैं आपको अवध राज्य पढ़ाऊंगा तब पूरा डायग्राम बना दूंगा उसका। फिलहाल आप इतना समझ लो, लखनऊ और आपका अयोध्या के आसपास का क्षेत्र उस समय अवध कहलाता था। तो वहाँ से कहाँ भाग आया? सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ भाग आया बच्चा? अवध आ गया, अवध राज्य आ गया। अवध राज्य पहुंचा। नवाब कौन था वहाँ पर? उस समय नवाब था शुजा-उद-दौला। ठीक है, नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। तो नवाब था बच्चा शुजा-उद-दौला। नवाब तो शुजा-उद-दौला, उसकी मुलाकात किससे हुई? नवाब शुजा-उद-दौला से उसकी मुलाकात हुई। और जब नवाब शुजा-उद-दौला मिला तो वहाँ पर उस समय मुगल सम्राट भी था शाह आलम सेकंड, तो उसकी मुलाकात किससे हो गई? शाह आलम सेकंड से भी हो गई। इस प्रकार से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों का गठजोड़ बन गया और इन तीनों ने मिलकर के एक सेना, संयुक्त सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस प्रकार से इन तीनों की एक संयुक्त सेना बनी और अब हम डिस्कस करते हैं आपके बक्सर के युद्ध को। चलो फिर ठीक है ना, देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो बच्चा अब बक्सर के युद्ध की बात करेंगे। तो बक्सर युद्ध को समझने से पहले एक छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, अगर क्योंकि ये जो नवाब था आपका, इसको रफ कर देते हैं एलिस वगैरह, ये तो डायग्राम रहने देता हूँ, आप बाकी रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी बात बताने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब 1763 में मीर कासिम भाग खड़ा हुआ बंगाल को छोड़ करके, तो अंग्रेजों के पास एक विकल्प था दोबारा से किसको नवाब बनाया जाए। तो फिर एक बार पुनः मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया गया और 1763 से कब तक रहा था? 1765 तक रहा था। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध ये जो हुआ था बच्चा मीर जाफर के समय ही हुआ था। कभी आपसे पूछ ले कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आपके पास आंसर होगा मीर जाफर। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के समय हुआ था। क्लियर? यहाँ तो बात में आगे बढ़ें। और फिर आगे चल के 1765 में इसकी मृत्यु हो गई थी मीर जाफर की, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है,
तो देखो बक्सर का युद्ध हुआ था। अब आपसे पूछे किसके मध्य हुआ था, तो आप सीधे से दो विकल्प हो जाएंगे आपके सामने, एक तो अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन थे, संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था बच्चा वो कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर हमेशा विकल्प मिलता है आपको रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन क्लाइव आपका आंसर नहीं होता। इसका आंसर कौन था, हेक्टर मुनरो। क्लाइव इस समय भारत में था ही नहीं, क्लाइव तो चला गया था फरवरी 1760 में, वो तो 65 में आया था, मई 1765 उसकी वापसी होती है। तो इसका नेतृत्व किसने करा था, हेक्टर मुनरो ने। आई थिंक 2017 या 18 पीसीएस में पूछा भी गया है, इसको सम्मिलित करवाया था किसी युद्ध में, ठीक है। दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी, तो संयुक्त सेना में कौन कौन था, तो एक तो आप जानते हो मीर कासिम था, मीर कासिम था। दूसरी तरफ कौन था, अवध का नवाब था बच्चा शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला अवध का नवाब था। और तीसरा जो व्यक्ति था वो था आपका मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। इसका कार्यकाल था 1759 से 1806। इसी शाह आलम सेकंड का नाम था अली गौहर, ठीक है। तो संयुक्त सेना थी कुल मिलाकर के। अब युद्ध होना निश्चित हो गया था। तो यहाँ पर ये जो बक्सर पड़ता है आपका यहाँ पर, ठीक है, बलिया यूपी का डिस्ट्रिक्ट भी है, उसके जस्ट बराबर में यहाँ पर, यह आपसे कहो तो पटना के पास में, बिहार में आता है बक्सर, पटना के पास में लगभग 170 किलोमीटर दूर है पटना से बक्सर। तो यहाँ पर दोनों सेनाएं क्या हो गई, आमने सामने आ गई। एक तरफ कौन था, मीर कासिम शुजा-उद-दौला शाह आलम सेकंड की सेना थी, एक तरफ अंग्रेजों की हेक्टर मुनरो की सेना थी। अंग्रेजों की सेना में मात्र सैनिक 7027 थे और जहाँ पर संयुक्त सेना में लगभग 40 से 50,000 सैनिक थे। और युद्ध क्या हुआ बच्चों, प्रारंभ हुआ। और फाइनली युद्ध में जो पराजय हुई, संयुक्त सेना की पराजित हो गई, ठीक है। और जीता कौन, आपका हेक्टर मुनरो। तो जहाँ प्लासी के युद्ध में एक प्रकार से षड्यंत्र खेला गया था बंगाल के नवाब के खिलाफ, लेकिन इस बार इस युद्ध में किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था और 7027 सैनिकों ने लगभग 40 से 50,000 सैनिकों को पराजित कर दिया। तो वास्तव में ये युद्ध कला ही थी अंग्रेजों की, जो वो जीत गए, ठीक है। इस प्रकार से युद्ध हुआ, उसमें ये पराजित हो गए और फिर मजबूर थे विभिन्न प्रकार की संधियों को करने के लिए। मीर कासिम क्या युद्ध में पराजित होने के पश्चात दिल्ली की ओर भाग गया और 1777 में 1777 में दिल्ली की दिशा में कहीं जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर, मेरी बात समझ गए। बक्सर की विजय के पश्चात अब सर्वे सर्वा हो गए बंगाल के, कौन, आपके अंग्रेज। बंगाल के नहीं पूरे भारत के हो गए थे, क्योंकि मुगल सम्राट भी इनसे क्या हो गया था, पराजित हो गया था। अब इनको टक्कर देने वाला कोई भारत में नहीं था, ठीक है। इस युद्ध होने के पश्चात हुआ क्या, मई 1765 में वापसी होती है किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। समझना बच्चों। और बस टॉपिक थोड़ी देर का और है, खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है अब। तो मई 1765 में वापसी हुई किसकी, क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव मई 1765 में वापसी करता है और भारत आ जाता है। और आते ही सबसे पहले जो पराजित हुए थे 64 में, कौन कौन। अच्छा एक बात रह गई बताने से कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, है ना, तो उसको याद रखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1764, इस डेट को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी और 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था आपका बक्सर, ठीक है। ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी, सीधे डेट पूछता है आपसे, क्लियर। तो 22 अक्टूबर को याद रखना 1764। तो हुआ क्या, युद्ध होने के पश्चात मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ बच्चों, भारत आया। और रॉबर्ट क्लाइव भारत आया तो उसने जो पराजित हुए थे मुगल सम्राट और शुजा-उद-दौला, कि मीर कासिम तो भाग गया था, तो इनके साथ आकर के उसने 2 संधि की थी, ठीक है। तो 2 संधियाँ की थी। तो जो संधि हुई थी बच्चों 2 हुई थी, तो दोनों ही संधि कहलाती है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ये प्रथम थी और एक इलाहाबाद की संधि ये भी है, इलाहाबाद की संधि। और ये बच्चा क्या थी, सेकंड थी, ठीक है। तो मैं पहले प्रथम वाली की बात करता हूँ। प्रथम किस किस के मध्य हुई थी, पहले इसको समझेंगे। तो पहले तिथि की बात करें, कब हुई थी, डेट क्या थी इसकी,
तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। हुई कहाँ थी? इलाहाबाद में, इसलिए इलाहाबाद की संधि कहलाती है। किस किस के मध्य हुई थी? तो मध्य हुई थी दो लोगों के। एक तो कौन था? मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, और दूसरा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इनके मध्य संधि हुई थी। आपसे पूछे इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे संधि पर? तो हस्ताक्षर जो करे 3 लोगों ने करे थे। एक तो शाह आलम ने किए थे, ये रहा मुगल सम्राट। रॉबर्ट क्लाइव ने करे थे, ये रहा। और तीसरा जो व्यक्ति था वो था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन था बच्चों? इस समय बंगाल का नवाब था, क्योंकि मीर जाफर 65 में मर चुका था। उसके बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना दिया गया। क्लियर? तो नजमुद्दौला से नवाब था। तो हस्ताक्षर 3 लोगों ने करे थे। मध्य किसके हुई थी? शाह आलम सेकंड के और रॉबर्ट क्लाइव पे। लेकिन हस्ताक्षर जो संधि पर करे थे नजमुद्दौला, शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव ने करे थे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? इसी संधि को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रथम संधि को। ये भी अभी इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, हुआ क्या जब ये संधि हो रही थी तो कुछ क्षेत्र मिले किसको? नवाब को, और कुछ क्षेत्र मिले और कुछ देने भी पड़े थे उसको। तो कौन कौन से प्राप्त हुए थे? पहले प्राप्त की बात कर ले रहे हैं। तो 2 क्षेत्र प्राप्त हुए थे। एक तो बच्चा कड़ा प्राप्त हुआ था और दूसरा हुआ था इलाहाबाद। ये दोनों क्षेत्र मुगल सम्राट को प्राप्त हुए हैं, मुगल सम्राट को प्राप्त। ठीक है, और ये मिले किससे थे? संधि में ये हुआ था कि कड़ा और इलाहाबाद अवध के जो नवाब है शुजा-उद-दौला, उससे लेकर के ये दोनों क्षेत्र किसको दिए जाएंगे? मुगल सम्राट को दिए जाएंगे। ये तय हुआ था। तीसरा 3 क्षेत्र आपके कौन कौन से? ओडिशा, ठीक है, और आपका बंगाल और आपका बिहार। तो ओडिशा से, बंगाल से और बिहार के इन 3 क्षेत्रों की स्थायी दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब रेवेन्यू, दीवानी का मतलब रेवेन्यू अधिकार, रेवेन्यू कर वगैरह संग्रह करने के अधिकार, वो स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से अंग्रेजों को दे दिए गए। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो उसको मिला क्या? कड़ा और इलाहाबाद। उसने बल्दी में क्या दिया? उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की क्या दे दी? उसको परमानेंट अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिए। तीसरी बात समझो आप। इसके अलावा और क्या हुआ इस संधि में? इसके अतिरिक्त ये हुआ कि 26 लाख रुपया नवाब को मिला। ठीक है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार की जो दीवानी दी थी उसके बदले में, और साथ में 53 लाख रुपया, ठीक है, 53 लाख रुपया बंगाल के नवाब को और मिला, सॉरी शाह आलम को और मिला 53 लाख रुपया, वो मिला था आपका निजामत के अधिकार के लिए। ठीक है, तो 26 लाख अलग और 53 लाख रुपए अलग मिला शाह आलम के लिए। क्लियर? मुगल सम्राट को। इस प्रकार से ये हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि। क्लियर? अब हम बात करें इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, तो आपसे पूछे मध्य किसके हुई थी? पहले तिथि बात करें, डेट क्या थी इसकी? डेट तो बच्चा ये हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी, 1765 को हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो 2 मध्य हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के, और किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला के, शुजा-उद-दौला के। शुजा-उद-दौला कौन था बच्चों उस समय? शुजा-उद-दौला कौन था? अवध का नवाब था। इन दोनों के मध्य ये संधि हुई थी। क्लियर? शर्तें क्या रही थी? शर्तें ये रही थी कि जो कड़ा था और इलाहाबाद था, कड़ा और इलाहाबाद ये दोनों क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर के मुगल सम्राट को दिए गए। क्लियर? दूसरी शर्त ये थी कि 50 लाख रुपया, ठीक है, अवध का नवाब किसको देगा? आपको अंग्रेजों को देगा हर जाने के रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात? ये भी क्लियर हो गया। तीसरी चौथी शर्त जो भी थी वो ये डिसाइड हुई थी कि आगे से भविष्य में मतलब यानी कि ये संधि में तय हो गया था कि अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी रहेगी, और वो टुकड़ी कहाँ पर रहेगी? अवध में आकर के रहेगी, उसके मुगल अवध नवाब के दरबार में रहेगी, जिससे कि कोई भी अगर अटैक होता है किसी परिस्थिति में तो वो सुरक्षा प्रदान करेगी अवध के नवाब को। लेकिन अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं था, वास्तविक उद्देश्य दूसरा था। क्योंकि जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुई और टुकड़ी ने रहना शुरू कर दिया, कहाँ पर? अवध में, तो अवध को अंग्रेजों ने बफर स्टेट के रूप में यूज करा। बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट ये था कि मराठे थे महाराष्ट्र में, ठीक है, और अवध बीच में पड़ा, और बंगाल के बीच में, बंगाल के और महाराष्ट्र के बीच में क्या पड़ता है? अवध वाला हिस्सा।
तो अगर मराठे कभी भी अटैक करते हैं किस पर, अंग्रेजों पर, तो बीच में क्या है आपका, पहला अवध, और अवध में सेना की, अंग्रेजों की सेना है, तो पहले युद्ध कहाँ होगा, अवध में होगा। तो अंग्रेजों का क्षेत्र है बंगाल, वो तब तक सुरक्षित रहेगा, तब तक युद्ध वहाँ पर चलता रहेगा, और वो अंग्रेज किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहेंगे। तो दो राज्यों के बीच में इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है किसी राज्य की, वो स्टेट कहलाती है। मेरे पास समझ में आ गए। तो अवध को ये कंडीशन करा। दूसरी बात समझो, क्या करा, अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए दे दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शर्तें इसमें हो गई थी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ थी, जो आपका वाराणसी और गाजीपुर है, वाराणसी के पास में गाजीपुर है, वाराणसी और गाजीपुर में एक व्यक्ति था बलवंत राय, बलवंत। तो उस बलवंत के नेतृत्व में शासन करने की अनुमति दी गई बलवंत को, ठीक है। कहाँ पर, वाराणसी और गाजीपुर में। ये भी संधि में तय हुआ था, इसी सेकंड संधि में तय हुआ था। लेकिन वो बेशक शासन करेगा स्वतंत्र रूप से, लेकिन फाइनली अधीन किसके होगा बच्चा, वो अवध के नवाब के अधीन होगा। इस प्रकार से ये दो संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। क्लियर। इन सब संधि होने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव अपना वापस आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या हुआ। तो अब हम बात करते हैं इन दो संधि के पश्चात। अब 3 हमें पढ़ने को बच गए नवाब, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अगर आप क्रम देखोगे तो मैं आपको क्रम में पूरा पढ़ा चुका हूँ। 11 नवाब बताए थे लिस्ट स्टार्टिंग में, पहली वीडियो में मैंने आपको, और उसमें से हम 8 को पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो क्रम आएगा, नजमुद्दौला आएगा, नजमुद्दौला, ठीक है। तो आप जानते हो इसका कार्यकाल कितना, 65 से 66 ही था। 1 साल इसका कार्यकाल रहा था, लंबा कार्यकाल नहीं था इसका। और इसके समय घटना क्या थी प्रमुख, तो पहली बात ये किसका पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र था। और दूसरा इस समय कौन संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो इसी के समय हुई थी। क्लियर। दूसरी बात आगे बढ़े, नजमुद्दौला की और कुछ खास विशेष नहीं है। इसके बाद बच्चा बना था सैफुद्दौला। तो सैफुद्दौला के समय कुछ ऐसी विशेष घटना नहीं है, फिर भी सैफुद्दौला कार्यकाल 1766-1770 था। कोई विशेष घटना इसकी विषय में कुछ नहीं है। उसके बाद बना था आपका मुबारकुद्दौला, मुबारकुद्दौला कार्यकाल 1770 से 75 था। क्लियर। ये कार्यकाल था। इसके विषय में 2-4 बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बंगाल का अंतिम नवाब था, बंगाल का अंतिम नवाब था। इसको जो बंगाल के नवाब का पद था वो जो समाप्त किया था वो किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब का पद समाप्त कर दिया, इसीलिए मुबारकुद्दौला अंतिम नवाब था। आपको याद हो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसका प्रमुख था एलिजा इम्पे, है ना, एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे जो था मुबारकुद्दौला को फैंटम कहता था, फैंटम क्या कहता बच्चा, फैंटम कहता था, फैंटम का मतलब होता है प्रेत। क्या कहता था, फैंटम कहता, प्रेत कहता था। तो आपसे पूछ ले कि किसको फैंटम कहा जाता है बंगाल के नवाब, तो मुबारकुद्दौला। पूछा अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारकुद्दौला था। कौन गवर्नर था उस समय भारत का, गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्लियर। एलिजा इम्पे ने क्या कहा, इसको फैंटम या प्रेत कहा है। तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल पूरा का पूरा बंगाल के नवाब कंप्लीट कर लिए। इसके पश्चात मेरी एक वीडियो और रहेगी बंगाल पर, उसमें हम द्वैत शासन को डिस्कस करेंगे बंगाल में, और कुछ बातें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जीवन परिचय क्लाइव का देना जरूरी है, क्लाइव से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो वैसे तो क्लाइव के बारे में प्रॉपर कहानी हम पढ़ सकते हैं, जब हम आपको गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पर बनता ही है, जब इतनी सारी कहानी इसकी विषय में हुई है। तो क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी मैं वीडियो में आपकी क्लास के साथ ही रिप्लाई करूंगा, और आपके कमेंट पढ़ के बताऊंगा आपने क्या क्या बताया, क्या क्या कहा है, ठीक है। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही बस 15-20 मिनट की वीडियो और है, वरना तो इसको कंटिन्यू मैं अभी कर दूँ, लेकिन अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है बड़ी वीडियो को ना, तो इसलिए उसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, वीडियो खींच रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में 15-20 मिनट कवर करने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका एक पंजाब राज्य, पंजाब को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मराठा पढ़ेंगे, फिर छोटे छोटे राज्य बजाएंगे, अवध वगैरह, भरतपुर वगैरह, वो तो 15-15 मिनट की कहानी है, 10-10 मिनट की कहानी है, उनको निपटा देंगे अच्छे से। लेकिन इसको निपटाना बहुत जरूरी था, बड़ा राज्य था। इसके बाद पंजाब के बाद मराठे के बाद अवध,
छोटा सा राज्य है, भरतपुर छोटा सा राज्य है। इन सबको डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, आर्थिक प्रभाव पढ़ेंगे अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े। उसमें राजस्व संबंधी, कृषि संबंधी, व्यापार संबंधी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रीवियस करेंगे 18 क्रांति वगैरह में, वो वहाँ से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो पुनः कह रहा हूँ एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक पता नहीं आप लोग व्यूज़ तो काफ़ी रहते हैं, है ना, सामान्यतः जो फिलहाल कंडीशन है तो हमेशा व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन अभी आपका लाइक उतना नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि किस कारण से आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो आगे से मैं उसको सुधार भी करूँगा, है ना। तो ये सब करिएगा। चलो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।